ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखी। हम सॉलिड को ऐड करते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जहां पे नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व, उसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और जो उस समय की कंसंट्रेशन होगी वही उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। ठीक है, उसके हमने फैक्टर्स देखे थे, दो फैक्टर देखे थे। एक नेचर था कि सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे हैं, आपस में एक जैसे हैं तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, अगर एक जैसे नहीं है तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। यानी कि पोलार वाले को पोलार ही चाहिए और डिसॉल्विंग, और नॉन पोलार वाले को नॉन पोलार ही चाहिए। ये पहला पॉइंट था हमारा। और दूसरा हमने देखा था टेम्परेचर पे। टेम्परेचर में भी दो था कि वेदर द रिएक्शन इज एंडो और एक्सो। एंडो होगा तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो सॉलिबिलिटी कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट एक्सो में उल्टा हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी कम हो रही थी, टेम्परेचर कम करने पर सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी। वो अपन ने ली चैटलियर से रिलेट किया था कि कैसे एक एंडो में ली चैटलियर लगा करके हमने देखा था कि कैसे सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी टेम्परेचर लगाने बढ़ाने पर। ठीक है, और प्रेशर का हमने लिख दिया था नोट पे कि क्योंकि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स भी लगभग इनकम्प्रेसिबल होती हैं। दैट इज द रीजन व्हाई कि प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी सॉलिबिलिटी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्टर एक्स्ट्रा हो जाएगा, दैट इज प्रेशर। बाकी दो फैक्टर्स तो सेम रहेंगे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी रहेगा। और टेम्परेचर पे एक ही पढ़ना है अपन को कि सारे गैसेस का सॉलिबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, इसमें हाइफन डाल के लिखेगा शॉर्ट में। द सॉलिबिलिटी ऑफ एनी गैस, द सॉलिबिलिटी ऑफ एनी गैस, गैस का एक लिक्विड में सॉल्युबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्वेटिक लाइफ के लिए। अगर गैस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होती तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता, राइट? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो द सॉलिबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड, the solubility of any gas in a particular liquid is the volume of gas, is the volume of gas that can dissolve, volume of gas that can dissolve in 1 cubic centimeter cc. Cubic centimeter is the unit of volume, centimeter cube. In 1 centimeter cube of the liquid, to form the saturated solution, to form the saturated solution, to form the saturated solution. यहाँ भी सैचुरेटेड में ही होगा ना, ये सॉलिबिलिटी तो उसी को बोलते हैं कि अब और डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, यही उसकी सॉलिबिलिटी है। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, हाँ उसी में कंटिन्यू, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ दोनों लिखेंगे ना, वहां सिर्फ टेम्परेचर लिखा था, अगर आप लोग डेफिनेशन देखोगे ना वहां हम सिर्फ टेम्परेचर लिख रहे थे, क्योंकि वहां प्रेशर को कम ज्यादा भी करोगे तो सॉलिबिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग। फर्स्ट लिख लो नेचर, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब जैसे अगर आप ये सारी गैसेस देखोगे, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये बहुत कम डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर। आप भले बोलोगे सर ऑक्सीजन तो चाहिए होता है ना बट एक्वाटिक लाइफ को, बट ये बहुत कम डिसॉल्व होती है। तभी अपन ऐसा पढ़ते थे कि टेरेस्ट्रियल लाइफ को बहुत इजीली ऑक्सीजन मिल जाता है इन कंपैरिजन टू एक्वाटिक लाइफ, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, उसका कारण है कि देखो ऑक्सीजन एक तरह का नॉन पोलर कंपाउंड है, ओ के बीच में डबल बॉन्ड ओ बनता है ऐसा, और ये दोनों सेम एलिमेंट है ना, किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा नहीं है, तो कोई पोल्स नहीं बन रहे हैं, मतलब एक तरह का नॉन पोलर हो गया मॉलिक्यूल। तो ये पानी में कैसे डिसॉल्व होगा, पर तब भी हो रहा है, बट बहुत कम क्वांटिटी में, इसको अपन पीपीएम में रिप्रेजेंट करना पसंद करेंगे। याद है आपको?
पीपीएम अपन कब यूज करते हैं? जब सॉल्यूट बहुत कम है सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, तो हम ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन वाटर पीपीएम में ही रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। और वही अगर आप ले लो गैसेस लाइक फॉर एग्जांपल HCl गैस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये लोग पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे CO2 जब पानी का मिलेगा ना तो ये कार्बोनिक एसिड बना देता है, एसिड रेन में ये भी गिरता है। हालांकि ये ज्यादा हार्मफुल नहीं क्योंकि एक वीक एसिड है, बट जैसे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड भी गिरता है, वो हार्मफुल है। ये भी गिरता है बट ये ज्यादा हार्मफुल नहीं क्योंकि वीक है एसिड। ये भी आपका HCl पानी का मिल करके आयनाइज हो जाता है। तो ऐसे गैसेस जो पानी के साथ थोड़ा केमिकली रिएक्ट कर जाती है ना, वो जल्दी डिजोल्व हो जाती है, और जो नहीं कर पाती है वो कम डिजोल्व होती है। तो यहाँ भी यही तो हो गया नेचर ना, नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों के बारे में लिखते हैं, हाइफन डाल के लिखना। गैसेस लाइक हाइड्रोजन, गैसेस लाइक हाइड्रोजन कॉमन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। O2H2N2 लिख लो ना, पूरा नाम क्यों लिख रहे हो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा dissolve in water, dissolve in water, dissolve in water only to a small extent, only to a small extent, only to a small extent, यानी कम क्वांटिटी में, ठीक है, only to a small extent. Whereas gases like CO2, whereas gases like CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये पहले बनता तो गैस ही है ना, बाद में जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तब वो एसिड बनता है HCl। दोनों का फॉर्मूला सेम है, नाम अलग अलग बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ रहे ना। अगर एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक बोलेंगे, तब हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड नहीं बोलते, हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं, क्योंकि किसी भी एसिड के नाम में अपन इक लगाते हैं, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, फॉर्मिक, मैलिक, सिट्रिक, टाट्रिक, ऑब्जर्व किए कभी, सबके नाम में इक लगता है एसिड का, ये उनका नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। ओके, तो क्या लिखे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl हो गया, एक और डाला अमोनिया, कॉमा अमोनिया एक्सेट्रा, आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, आर मोर soluble in water full stop. The greater solubility of these gases, the greater solubility of these gases is due to their reaction with the solvent. The greater solubility of these gases is due to their reaction with the solvent, is due to their reaction with the solvent. ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेकंड फैक्टर लिखेंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर सेकंड फैक्टर है ना, जिस जो आपका सॉल्विटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर। द डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस, द डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, द डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is an exothermic process, is an exothermic process, that is नेक्स्ट लाइन में ना वो लिखना रिएक्शन। आपको याद है कल अपन एक्सोथर्मिकल रिएक्शन कैसे लिख रहे थे, गैस प्लस सॉल्वेंट फिर गिव्स सॉल्यूशन प्लस हीट, लिख लो उसको। गैस प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, और गैस हमारा जो भी अपन एग्जांपल लिख रहे हैं, और इट गिव्स सॉल्यूशन
और क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो प्लस, ठीक है, रिवर्सिबल लगाएंगे ना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, सॉलिबिलिटी एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है ना, जहां पर दो प्रोसेस कौन कौन से, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस एट द सेम स्पीड, सेम रेट, तभी इक्विलिब्रियम पहुंचता है, राइट। ओके, तो प्लस हीट लिख दिया, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नीचे अप्लाइंग ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो अपन ने वहां भी किया था, अप्लाइंग ली चैटलियर प्रिंसिपल, applying Lee Chatelier principle, comma, increase of temperature, increase of temperature, applying Lee Chatelier's principle, increase of temperature would shift the equilibrium, would shift the equilibrium, would shift the equilibrium in the backward direction. सही लिख रहे हैं, बैकवर्ड में करेगा ना, पर रीड करके देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो है, बैकवर्ड में एंडो है, करेक्ट। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, नाउ टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम उसका अंडू इफेक्ट होगा। अंडू क्या होगा, टेम्परेचर कम होना चाहिए, और टेम्परेचर कब कम होगा, जब सॉल्यूशन हीट को एब्सॉर्ब करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट बनाएगा। अगर अब और गैस सॉल्वेंट पे डिसॉल्व होकर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हीट और बनेगी, तो इससे तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उससे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। दिस इज द रीजन व्हाई कि जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है, दे फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। वार्म वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम है, टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी कि उनको ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलता है इन कंपैरिजन टू गर्म पानी या नॉर्मल वाटर या वार्म वाटर। समझ रहे हैं क्या, ये एप्लीकेशन है इसका, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। ये आता है गिव रीजन में, व्हाई एक्वेटिक लाइफ फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। आप क्या बताओगे कि कोल्ड वाटर यानी कि टेम्परेचर कम होगा एंड डिसोल्यूशन ऑफ गैस इंक्रीजेस एट लो टेम्परेचर, तो दे विल गेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन, उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा टू ब्रीथ। क्या लिख दिए, shift equilibrium in the backward direction, that is solubility would decrease, that is solubility would decrease, that is solubility would decrease। ठीक है, चलिए थर्ड फैक्टर लिखते हैं। थर्ड फैक्टर प्रेशर, थर्ड फैक्टर लिखना प्रेशर, और इसके ब्रैकेट में हेनरी लॉ लिख लेना, हेनरीज लॉ। जो प्रेशर का इफेक्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। हेनरी ने एक लॉ दे दिया था, है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड कैसे प्रेशर पर डिपेंड कर रही है, उसके बेसिस में हेनरी ने एक लॉ दिया था, ठीक है, कि प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखना, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, the effect of pressure on the solubility of a gas in a liquid, गैस की solubility किसमें, लिक्विड में, solubility of a gas in a liquid was studied by Henry, was studied by Henry and is called Henry's law, and is called Henry's law।
and is called Henry's law. Apostrophe s लगाना, which states that which states that which states that हाइफन डाल के इसका स्टेटमेंट लिखना, लॉ का स्टेटमेंट है, the mass of gas dissolved in a the mass of gas dissolved in a the mass of gas dissolved in a given volume, the mass of a gas dissolved in a given volume of the liquid, given volume of the liquid at constant temperature, at constant temperature, समझ के लिखना जो लिख रहे हो ना, is directly proportional to the is directly proportional to the pressure of the gas, is directly proportional to the pressure of the gas present, pressure of the gas present in equilibrium with the liquid. Pressure of the gas present in equilibrium with the liquid. ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? क्या क्या किसको किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है? मास को, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा भाई, मास ऑफ द गैस, कितना गैस का मास डिसॉल्व हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. देखो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, m स्मॉल m ले लेना, ये स्मॉल m क्या है? मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ, एंड स्मॉल p प्रेशर. ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना नेक्स्ट स्टेप में, तो m इज इक्वल्स टू kp, कैपिटल K कांस्टेंट ले लेना एंड स्मॉल p, m इज इक्वल्स टू kp, जहां पे m क्या है? मास ऑफ द गैस, कितना गैस का मास डिसॉल्व हो रहा है. आप और प्रेशर दो, मोर एंड मोर मास ऑफ द गैस विल बी डिसॉल्व. मान लो पहले 5 ग्राम गैस डिसॉल्व हुई, आपने प्रेशर बढ़ाया, वो बढ़ के 8 ग्राम हो गई, आपने प्रेशर और बढ़ाया, वो बढ़ के 10 ग्राम हो गई, आपने प्रेशर और बढ़ाया, तो ऐसे बढ़ते जाएगा. जितना ज्यादा गैस के ऊपर प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा गैस का मास डिसॉल्व होगा इन द गिवन लिक्विड. ठीक है, ओके, स्मॉल p, स्मॉल p. ठीक है, चलो नीचे लाइन में लिखना, हेनरी लॉ में ऑल्सो बी स्टेटेड एज, हेनरी लॉ में ऑल्सो बी स्टेटेड एज, हेनरी लॉ में ऑल्सो बी स्टेटेड एज, हाइफन डाल के लिखो, the solubility of a gas in a liquid, the solubility of a gas in a liquid, the solubility of a gas in a liquid at a particular temperature, at a particular temperature is directly proportional to the, is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid, in equilibrium with the liquid at that temperature, at that temperature, at that temperature. ठीक है, इसमें और ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? मास लिया था राइट, और अभी हमने उस मास की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? सॉल्युबिलिटी. देखो दोनों का मतलब तो एक ही है ना, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मोर एंड मोर गैस विल बी डिसॉल्व, यानी कि मास ऑफ गैस का लिक्विड विल इंक्रीज, दोनों का मतलब तो एक ही है ना. इसको एक और तरीके से उन्होंने डिफाइन किया, उस मास की जगह सॉल्युबिलिटी लिया, और सॉल्युबिलिटी को उन्होंने मोल फ्रैक्शन में के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया. देखो अपन ने शुरू में जितने भी टर्म्स पढ़े हैं ना, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, इनको हम अंदर यूज करने वाले हैं चैप्टर में कंसंट्रेशन बताने के लिए. तो यहाँ पे उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ गैस को बताने के लिए क्या टर्म यूज किया?
मोल फ्रैक्शन, कि हाउ मेनी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज गेटिंग डिसॉल्व इन द लिक्विड। तो मास ना यूज करके उन्होंने मोल फ्रैक्शन यूज किया। एम आई क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन के टर्म से बता रहे थे कि इतना मोल फ्रैक्शन गैस डिसॉल्व हो रहा है पानी के अंदर, इतना प्रेशर अप्लाई करने पर। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना, expressing solubility in terms of mole fraction, expressing solubility in terms of mole fraction, expressing solubility in terms of mole fraction, comma, Henry law can be written as, Henry law can be written as Henry law can be written as, नीचे लिखना, अभी आपने जो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p किया ना, अब m की जगह x ले लेना। लिखो x, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को अपन x से डिनोट करते हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p किया हमने। ओके, नेक्स्ट लाइन में उसको रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से k p। ठीक है, x इज इक्वल्स टू k p। ठीक है, और इधर भी ऐसा भी कर सकते हैं कि p इज इक्वल्स टू x अपॉन k। लिखो, ऐसा भी लिखो। पहले अपन ने क्या लिखा, x इज इक्वल्स टू k p, या फिर p इज इक्वल्स टू 1/k इंटू एक्स, है ना। यहाँ पे k कांस्टेंट है, 1/k भी कांस्टेंट होगा। अरे कांस्टेंट, 1/कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट। जैसे 2 कांस्टेंट है तो 1/2 भी तो कांस्टेंट है, 0.5। तो इस वाले नए कांस्टेंट को उन्होंने नाम दिया था KH। P is equals to KH into X, where KH is Henry's constant। इसका नाम लिखे ना, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। तो ये है एक्चुअली में हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हेनरीज कांस्टेंट, whose value depends upon, KH की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी वो भी लिखते हैं, whose value depends upon, whose value depends upon the nature of the gas, whose value depends upon the nature of the gas and temperature, and temperature, and temperature। ठीक है, KH का यूनिट क्या होगा, यूनिट मतलब कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू कुछ होगा, उसका यूनिट भी तो होगा ना। देखो वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है कि गैस कैसी है, टेम्परेचर कितना है। ठीक है, बट उसका यूनिट क्या होगा, कुछ यूनिट होगा कि नहीं होगा। मास कहां से आ गए इधर, आप यहीं से निकाल सकते हो ना यूनिट। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार या किलो बार या एटीएम, और केएच का यूनिट तो निकाल रहे हैं ना, और एक्स तो यूनिट लेस होता है। अरे एक्स तो मोल फ्रैक्शन है ना, मोल बाय मोल का रेशियो है, तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, मोलैरिटी का यूनिट है मोल पर लीटर, मोलैरिटी का भी यूनिट है मोल पर केजी, बट मोलैरिटी का तो कोई, सॉरी मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं था। तो आपका केएच का यूनिट किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर ही है। तो नीचे लिखेगा यूनिट ऑफ केएच इज किलो बार। जनरली किलो बार में वैल्यूज आती है, इसलिए किलो बार, वैल्यू ऑफ केएच इज किलो बार। ठीक है, अब देखो हमने जो एक्सप्रेस स्टेटमेंट ऊपर लिखा है उसमें अपन ने क्या लिखा है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p लिखे हैं ना स्टेटमेंट में, बट अब जो हमको स्टेटमेंट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और कांस्टेंट x के साथ है। तो इसलिए लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे और ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा, ये हमारा फाइनल मैथमेटिकल इक्वेशन होगा। ठीक है, लिखेंगे हेनरी लॉ may also be stated as,
हेनरीज लॉ में ऑल्सो बी स्टेटेड एज, ये कौन क्यों आ रहा है, HENRY है ना बस। हेनरी लॉ में ऑल्सो बी स्टेटेड एज, हाइफन डाल के लिखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, the partial pressure of a gas, the partial pressure of a gas, ब्रैकेट में P लिख लेना, P is directly proportional to the, is directly proportional to the mole fraction, mole fraction, ब्रैकेट में X of the gas in the solution, in the solution. अरे वो पार्शियल वर्ड अपन यहां यूज कर रहे हैं, ये हो सकता है वाटर के अंदर 2-3 गैसेस होंगी, सबका अपना अपना प्रेशर होगा, ऐड करने पर टोटल प्रेशर आएगा, बट खुद का अलग अलग तो पार्शियल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए अपन ने पार्शियल वर्ड यूज किया है। ठीक है, ओके, इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या, ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाते हो ग्राफ, आपने ये इक्वेशन पढ़ा मैथ, y is equals to mx, कैसे बनाते हो उसका ग्राफ, व्हाट इज m, अरे ये तो मैथ्स का लाइन का इक्वेशन है ना, y is equals to mx plus c, जहां पर m क्या होता है उस लाइन का स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट। अब क्या बता रहे हैं, तो बता दिया सर, तो इसका लाइन कैसे बनता है, देखो ऐसा स्ट्रेट लाइन, पर ये मैंने गलत बनाया, अगर मैं इसका बना रहा हूं, ये तब ट्रू है जब इंटरसेप्ट 0 है, तब आपकी लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होती है, इफ देयर इज सम इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, योर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम सम पॉइंट इन द वाई एक्सिस, ये है इसका डिफरेंस, एम आई क्लियर, है ना, जैसे अगर अगर ये इक्वेशन है मेरा, y is equals to 2x plus 5, then the line will start from 5 in the y axis, इसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं, और बनेगी क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की क्या लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड टू x एक्सिस विद अ स्लोप ऑफ 2, समझ रहे हैं क्या, तो अभी अपना इक्वेशन में तो वैसे ही दिख रहा है, p is equals to kh into x, y एक्सिस में क्या लेंगे p, x एक्सिस में क्या लेंगे x, और kh क्या है, स्लोप, कंपेयर करो ना भाई, तो कंपेयर कर दो y is equals to mx से, तो स्लोप क्या हुआ kh, चलो बनाओ उसका ग्राफ, नीचे देखो ग्राफिकली, ग्राफिकली, हाँ नीचे ग्राफ बना दो, बस ग्राफिकली लिख के नीचे ग्राफ बना, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ले लेना y एक्सिस में, और x एक्सिस में x यानी कि मोल फ्रैक्शन, और क्या बना दोगे, एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या है kh, तो ऐसे आप हर गैस का kh निकाल सकते हो, हाँ या ना, आप क्या करो, प्रेशर बढ़ाते जाओ, मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, और प्रेशर बढ़ाओ मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, एक ग्राफ प्लॉट कर दो वैल्यू से, अरे जैसे अपन फिजिक्स में नहीं कैलकुलेट करते थे, स्लोप निकाल के स्पीड निकाल लेते थे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वही तो करना है, वहां पे डिस्टेंस और टाइम का अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेते थे, उसके हेल्प से ग्राफ प्लॉट कर देते थे, और लाइन का स्लोप निकालते थे, तो केएच का वैल्यू निकल जाएगा आपको गैस के लिए, सुन रहे हैं क्या, P2 minus P1 upon X3 minus X, हाँ, y चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, वैसा निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है, केएच के बारे में थोड़ा और बात करते हैं, है ना, क्योंकि अपन ने दो बात कही ना कि केएच की वैल्यू दो चीज पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ गैस, ऑक्सीजन का अलग होगा केएच, नाइट्रोजन का अलग होगा,
हाइड्रोजन का अलग होगा, गैस का नेचर अलग है तो pH भी अलग होगा। और दूसरा फैक्टर हमने क्या लिखा है, टेम्परेचर का लिखे अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट नीचे लाइन में लिखना, हो गया ये सबका। हाँ, नोट करके पॉइंट लिखो एक नोट, greater the value of KH, greater the value of KH, comma, lower is the solubility of the gas. Greater the value of KH, lower is the solubility of the gas at the same partial pressure at a particular temperature. At a particular temperature. ये समझे क्या लिखी हूं? ये सर किसने बोला? फिर भाई समझा तो क्या दिक्कत का, हिंदी अनुवाद मत करना, ठीक है, मेरे को समझाना है कि वो कैसे ऐसा क्यों हुआ, कि केएच की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम कैसे हुई, हाउ। देखो हमारा इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, राइट। यहाँ हमारा सॉलिबिलिटी को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स। एक्स ही तो बता रहा है ना कि इतना मोल गैस डिसॉल्व हो रही है, इतना मोल फ्रैक्शन गैस डिसॉल्व हो रही है पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगा इक्वेशन, P अपॉन के एच। अब तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ, के एच बढ़ाओगे तो एक्स कम हो रहा है, राइट। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच, लेसर या लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। क्लियर है? तो इसको लिख रहे हैं, अब याद रहेगा, ये इक्वेशन देख के याद आ जाएगा ना, x इज इक्वल टू पी अपॉन के एच होता है। हमारा सॉल्युबिलिटी कौन बता रहा है यहां पर हमारे इक्वेशन में, x मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो नोट का एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखना, के एच के बारे में एक और बात करेंगे। देखो सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ के एच, द वैल्यू ऑफ के एच increases with, the value of KH increases with increase of temperature, increase of temperature। ठीक है, तो टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंडेंट है केएच, टेम्परेचर बढ़ाओगे केएच का वैल्यू बढ़ेगा। व्हाट अबाउट सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी को क्या होगा, कम हो जाएगी। अभी तो अपन बात की ना कि केएच को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब केएच किससे बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से। अब आप रिलेट करो एक्वाटिक लाइफ वाला जो भी अपन डिस्कस किए थे पीछे, कि वो क्यों कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल है। क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो केएच कम होगा, केएच कम होगा तो एक्स ज्यादा। तीनों को अपन रिलेट कर दिए। पहले अपन ने सिर्फ इन दोनों की बात की थी, फिर इन दोनों की बात की, अब तीनों के साथ में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में यही तो लिखे है ना कि केएच बढ़ाओगे तो एक्स कम होगा, हाँ या ना। और अभी सेकंड पॉइंट में क्या लिखे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच बढ़ेगा। अब तीनों को साथ में लिख दिए, टेम्परेचर बढ़ाओ केएच बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर कम रखेंगे केएच कम रहेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही चाहते हैं एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ रहे हैं ना? तो इसी पॉइंट में कंटिन्यू करके लिखते हैं कि सॉल्युबिलिटी को क्या होगा, इसी पॉइंट में कंटिन्यू करना। दिस मींस दैट, दिस मींस दैट solubility decreases with, this means that solubility decreases with increase of temperature at the same pressure, decrease of temperature at the same pressure, increase of temperature, हाँ. Solubility decreases with increase of temperature at the same pressure.
इट इज फॉर दिस रीजन, वो एक्वेटिक लाइफ वाला पॉइंट लिख रहा है ना, इट इज फॉर दिस रीजन, it is for this reason that aquatic species feel more comfortable, aquatic species feel more comfortable in cold water. ब्रैकेट में लिखना कोल्ड वाटर के, in which O2 gas dissolves more, in which O2 gas, तो कंफर्टेबल है ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, उनको ठंडा पानी पीना थोड़ा अच्छा लगता है, उनको ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, in which O2 gas dissolves more, ब्रैकेट क्लोज करके, than in warm water, then in warm, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना है ना, feel more comfortable in cold water than in warm water, ठीक है। ये वैल्यू आपको ना आपकी टेबल पर एक मिल जाएगी, आपके बुक में एक टेबल बनी हुई होगी, KH की वैल्यू आपको उस बुक में टेबल में दिख जाएगी, नो नीड टू लर्न दैट वैल्यू, बट आप उस टेबल पे देख सकते हो कि कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो KH की वैल्यू बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक रीड करके बता दो वैल्यू, ऑक्सीजन की KH की वैल्यू होती है 34.86 किलो बार एट 293 केल्विन, कितना वाला मैंने 34.86, जहां मैंने 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया 303 कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया हूं तो KH का वैल्यू बढ़ना चाहिए, तो वैल्यू हो जाती है 46.82। दिस शोज कि KH का वैल्यू बढ़ रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। और उसके पहले अपन पहले ही बात कर चुके कि KH बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, P is equals to सॉरी X is equals to P upon KH, ठीक है। चलो इसके एप्लीकेशन लिखते हैं, हेडिंग डालना, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, applications of Henry's law, applications of Henry's law, application of Henry's law, ठीक है। मतलब हेनरी लॉ को यूज करके दो तीन चीजें अप्लाई करी हमने डे टू डे लाइफ में। पहली चीज ये थी कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है ना, उसमें हाई प्रेशर में गैस को डाला गया, तब पता चला उनको कि अच्छा प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, तो हम हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल करेंगे इन द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ताकि मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व हो सके, राइट। तो ये पहला था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हाँ ठंडा रखते हैं, ठंडे में ज्यादा डिसॉल्व रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हालांकि उन्होंने प्रेशर तो बढ़ाया ही है, तो अगर आप ऐसे उसको गर्म भी कर दोगे तो भी प्रेशर तो उसके अंदर हाई है, और बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो अल्टीमेटली उसका प्रेशर कम हो जाएगा गैस का, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड पॉइंट, एक डिसीज होती है बेंट नाम की, है ना, जो कि जनरली ऑब्जर्व होती है उन लोगों पर जो ज्यादा डीप सी जाते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना। स्कूबा डाइविंग एक है ना, हमारा एक स्पोर्ट्स है समझ लो, जिसमें वो बहुत अंडर वाटर जाते हैं। स्विमिंग अलग होती है, स्विमिंग के लिए तो वो सरफेस में रहते हैं, राइट, बट डाइविंग का मतलब है अंडर वाटर, स्कूबा डाइवर्स का मतलब वो बहुत कुछ फीट तक अंदर जाते हैं पानी के, है ना। तो उस समय वो जाते हैं तो वो प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एयर सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाते हैं, राइट। स्विमिंग करते समय हर कोई सिलेंडर यूज नहीं करता ना, क्योंकि वो स्विमिंग तो वो सरफेस में रह के करते हैं, तो वो उतने देर में वो बैलेंस कर लेते हैं अपने आप में ब्रीथ को। पर अगर आप अंदर जा रहे हो तो वहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास ब्रीथ करने के लिए, तो यू कैरी सिलेंडर्स विद यू, राइट। तो उस सिलेंडर्स में भी गैसेस को प्रेशर के साथ भरा जाता है। अंदर जब आप इनहेल करते हो ना गैस को, तो क्या होता है, गैस आपने ले तो ली, वो आपके ब्लड में भी गई जाती है ना, आपका ऑक्सीजन कैरी करता है ना हीमोग्लोबिन, तो वो एक्चुअली उस गैस में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें एयर होती है, और हमें पता है एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, 78%। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर आप सिलेंडर में एयर भर रहे हो तो उसमें नाइट्रोजन ही ज्यादा होगा, राइट। नाइट्रोजन हमारे ब्लड स्ट्रीम के लिए थोड़ा खतरनाक होता है, कारण जब तक आप अंदर हो पानी के तो नाइट्रोजन डिजोल्व है ब्लड में, कोई इशू नहीं है, ऑक्सीजन भी डिजोल्व है, नाइट्रोजन भी डिजोल्व है, कोई इशू नहीं है जब तक आप अंदर हो, क्योंकि प्रेशर लग रहा है ना आपके ऊपर, इतना सारा पानी है ऊपर, इतना फीट पानी है आपके ऊपर,
तो ये आपने पढ़ा भी ना कि जैसे जैसे आप पानी नीचे जाओगे पानी के, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर पानी का कॉलम बढ़ रहा है। वो कॉलम और बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, मोर एंड मोर गैस विल बी डिजोल्व इन योर ब्लड। जब तक अंदर हो अच्छी बात है, पर जब आप ऊपर आ रहे हो ना तो प्रेशर कम हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन डिजोल्व था वो तो आपने यूज कर लिया, ऑक्सीजन आपने यूज कर लिया, बट नाइट्रोजन थोड़ा यूज कर रहे हो आप बॉडी के अंदर। आप प्लांट थोड़ी ना हो कि उस नाइट्रोजन से प्रोटीन बना दोगे, तो वो नाइट्रोजन ब्लड में ही है, वो यूज अप हुआ ही नहीं। और जैसे आप ऊपर आए ना, तो जो वो हाई प्रेशर के कारण डिजोल्व हुआ था, लो प्रेशर के कारण अनडिजोल्व हो जाएगा और एक एयर बबल बना देगा आपके कैपिलरीज में। तो उस हाँ, तो वो एयर बबल के कारण आपको बहुत सीवियर पेन होगा वहां पर। ये ऐसा नहीं कि एक बार गए और तुरंत हो जाएगा, जो रेगुलर ये काम करते हैं ना, उनको ये चीज ऑब्जर्व होगी, दैट पेन इज कॉल्ड एज बेंड। जो उनको बीमारी हो रही है वो दैट इज बेंड। तो वो नाइट्रोजन गैस जो अंडर वाटर डिजोल्व थी, पर बाहर आने पर वो अनडिजोल्व हो गई और वो बबल बन गई गैस का, और वो गैस का बबल आपके आर्टरीज या वेन्स में या कैपिलरीज में ब्लॉक करेगा। अब कैपिलरी तो बहुत पतली होती है, सबसे थिनेस्ट वेसल हमारा कैपिलरी ही होता है, और उसके अंदर अगर एक बबल आ गया तो वो ब्लड को फ्लो होने से रोकेगा, एक तरह का ब्लॉकेज आ गया ना काइंड ऑफ, तो उसके कारण आपको पेन होगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं ना, उस सिलेंडर में नाइट्रोजन की जगह हीलियम ज्यादा डालते हैं, क्योंकि हीलियम का सॉलिबिलिटी कम है, हर की सॉलिबिलिटी अलग अलग है ना ब्लड में, तो हीलियम इज लेस डिजोल्व्ड इन ब्लड इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये बात हुई दूसरी एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन, अभी हमने डीप सी की बात की, अब हम हाइट की बात करेंगे। डीप सी में प्रेशर ज्यादा था तो गैस जल्दी डिजोल्व हो रही थी, हाइट में प्रेशर कम है तो वहां पे आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा नहीं, तो इस बीमारी को बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, हाँ, जो क्लाइंबर्स को होगा या जो जेट प्लेन्स चलाते हैं, एक्चुअली ये जो बीमारी थी ना, ये जो कंडीशन थी, ये पहली बार ऑब्जर्व हुई थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। 1945 के आसपास वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था ना, तो उस समय जब जेट प्लेन्स एक पर्टिकुलर हाइट तक थे ना, तो दे वर एबल टू एम, और वो मिसाइल छोड़ पा रहे थे निशाने पर जैसे ही वो एक हाइट से ऊपर गए जहां प्रेशर बहुत लो हो गया एयर का, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई उनके ब्रेन में, तो दे वर अनेबल टू थिंक, वो सोच नहीं पा रहे थे। इसी कंडीशन को एनॉक्सिया बोलते हैं। तब वो सही से निशाना नहीं लगा पा रहे थे, तो बाद में ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों हुआ, कि एक पर्टिकुलर हाइट तक तो हम निशाना लगा पा रहे थे, बट एक हाइट के ऊपर जब जेट प्लेन्स ट्रैवल कर रही थी तो दे वर अनेबल टू एम दैट टारगेट। उसका कारण था कि ऑक्सीजन की दिमाग में कमी होना, क्योंकि डिजोल्व नहीं हो पा रहा है ना, प्रेशर कम है एयर का, तो दैट दैट ऑक्सीजन इज अनेबल टू डिजोल्व इन योर ब्लड, तो एयर ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है प्रॉपर ब्रेन को, तो ब्रेन इज अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली इन दैट हाइट, तो उस कंडीशन को एनॉक्सिया बोलते हैं। तो ये सब अपन हेनरी लॉ से रिलेट कर पा रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, ऊपर ही क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि प्रेशर कम था, और हेनरी ने बोला था कि प्रेशर कम होगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, तो ब्लड में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा आपका ऑक्सीजन, है ना। हेनरी ने बोला था कि प्रेशर ज्यादा रखोगे तो अंदर ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, तो नाइट्रोजन ज्यादा सॉल्युबल हुआ, ऊपर आने पर प्रेशर कम हुआ तो सॉलिबिलिटी कम हो गई नाइट्रोजन की, वो बबल बन गया। अच्छा, ये कारण था, हेनरी ने बोला था। तो ये हेनरी के क्या हुए, एप्लीकेशन हो गए। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो पहला लिखना, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखना, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब ड्रिंक्स, है ना, बेवरेज का मतलब ड्रिंक होता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ठीक है, हाइफन डाल के लिखना इसमें दो लाइन, टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2, टू इंक्रीज द solubility of CO2, to increase the solubility of CO2 in soft drinks, comma soda water, etc. The bottles are sealed under, the bottles are sealed under, the bottles are sealed under high pressure, sealed under high pressure. ठीक है, और ओपन करने के बाद गैस उड़ जाएगी क्योंकि सॉलिबिलिटी कम हो गई। जब तक आपकी बॉटल बंद थी, प्रेशर हाई था,
क्योंकि उसको सील ही किया गया था हाई प्रेशर से, पर जैसे ही आपने ओपन किया तो वो प्रेशर गायब हो गया और वो जितना भी गैस डिजोल्व हुआ होगा वो उड़ जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा। मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी हुई प्रेशर कम करने पर, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ी थी और प्रेशर कम करने पर सॉल्युबिलिटी कम भी हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, इन द डीप सी डाइविंग, इन द डीप सी डाइविंग, इन द डीप सी डाइविंग, हाइफन डाल के लिखेंगे, स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा समझ जाएंगे ना, स्कूबा डाइवर्स depend upon compressed air, depend upon compressed air for their oxygen supply, compressed air for their oxygen supply, compressed air लिखा हूं मैं, है ना, क्योंकि आप अभी भी आप यू आर नॉट इनहेलिंग ऑक्सीजन, यू आर इनहेलिंग एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, आप ऐसा बोल सकते हो। आप एक्सेल भी एयर करते हो, इनहेल भी एयर करते हो, आप ऐसा तो ना करोगे एयर में से ये हटा दिए सब फिर ऑक्सीजन लेंगे अंदर, ऐसा तो ना, आप तो एयर ही इनहेल कर रहे हो, आपके आसपास तो एयर ही है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं पूरा का पूरा सिर्फ ऑक्सीजन से ही सराउंडेड हूँ, हो सकता है आप थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल कर रहे होगे, राइट, तो यू आर इनहेलिंग एयर नॉट ऑक्सीजन, बट दैट एयर इज रिच इन ऑक्सीजन, और जो एक्सेल भी कर रहे हो वो एयर कर रहे हो बट दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनहेल ऑक्सीजन करना ये बोलना गलत है थोड़ा सा। ठीक है, तो एयर इनहेल करते हैं हम। ठीक है, तो एयर फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, according to Henry's law, solubility of gases increases with pressure, solubility of gases increase with pressure, stop, thus both N2 and O2, एयर में तो दोनों ही है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, thus both N2 and O2 will dissolve in the blood, will dissolve in the blood, will dissolve in the blood, full stop. O2 is used up, O2 तो हम अंदर यूज कर रहे हैं अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना, एनर्जी बनाने के लिए, O2 is used up but N2 will remain dissolved, but N2 nitrogen gas will remain dissolved and will form bubble, and will form bubbles, कब होगा बबल, कब बनेगा, जब डाइवर ऊपर आ जाएगा, वापस सरफेस में आ जाएगा, जहां उसके ऊपर क्या लग रहा है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, and will form bubbles when the diver comes to the atmospheric pressure, when diver comes to the atmospheric pressure. फुल स्टॉप। अब ये बबल क्या कर रहे हैं, वही ब्लॉक करेंगे, हमारा अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम इफेक्ट करेगा ना, दिस बबल्स अफेक्ट, these bubbles affect nerve impulses, this bubble affect nerve impulses and give rise to a disease called, and give rise to a disease called bends, bend, BENDS, bends, और इसको अवॉइड करने का भी एक लाइन लिख लेते हैं हीलियम वाला, to avoid bends, to avoid bends, comma, the cylinders of the divers, the cylinders of the divers
are filled with air diluted with helium. As solubility of helium ही क्यों है ना, as solubility of helium is less than nitrogen, ठीक है. लास्ट एप्लीकेशन. हाँ, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो अनडिसॉल्व ही रहेगा, बाहर आने पर भी अनडिसॉल्व ही है, कोई दिक्कत नहीं करेगा वो. नेक्स्ट, फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, फॉर क्लाइंबर्स या फिर पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, हाइफन डाल के लिखेंगे. एट हाई एल्टीट्यूड्स the partial pressure of oxygen at high altitudes, the partial pressure of oxygen is less than at the ground level, So as a result, there is a low concentration of oxygen. As a result, there is a low concentration of oxygen in the blood. प्रेशर ही कम है तो ब्लड जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, तो ऑक्सीजन जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा ब्लड में. तो स्टॉप. Consequently, the people feel weak. And are unable to think properly. ब्रैकेट में एनोक्सिया लिख लेना, ANOXIA. तभी जैसे अगर आप लद्दाख जाओगे ना, तो वो लोग ऐसे लोग को अलाउ नहीं करते जिनको अस्थमा होता है या जो ऑलरेडी कुछ हार्ट डिसीज से प्रोन है, क्योंकि वो उस जगह पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है. यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, आपको प्रॉब्लम होगी वहां पर ट्रैवल करने में. तो हॉलीडेज में अगर आप गए हो तो आपको लद्दाख तभी जाना चाहिए जब आपको इस टाइप की कोई डिसीज ना हो. तो जनरली ओल्ड एज वाले पीपल नहीं जाते लद्दाख, है ना. यंग यूथ ज्यादा जाते हैं क्योंकि उनमें अभी भी ये सब डिसीजेस नहीं है, तो वो कम ऑक्सीजन में भी थोड़ा सर्वाइव कर लेते हैं. ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू.